नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारा में वक्त हो चला है एक बार फिर से आपको राजनीति की तमाम अपडेट से रूबरू कराने का, आपको बताने का कि आखिर प्रदेश में सियासत की हलचल किस तरीके से है और किस तरीके से नेता और पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और कौन किस पर भारी साबित हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। सियासी गलियारे में आज शुरुआत करेंगे एक परिवार की लड़ाई जो कि एक पार्टी की लड़ाई बन गई, जो एक राजनीतिक जंग में तब्दील हो गई। इस खबर से अंदाजा आप लगा चुके होंगे, अंदेशा आपको मिल चुका होगा कि हम बात करेंगे जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की। जी हां, जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर जुबानी हमला किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल अब खत्म हो चुकी है और जो कुछ भी है वो बड़ौदा उपचुनाव में सबके सामने आ जाएगा। आमने सामने चाचा भतीजा। छोटे वाले का बहुत जिक्र है चुनाव लड़ने को। बाई इलेक्शन है, इसमें खाली नहीं जाने देना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भविष्य मेरे हिसाब से नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी में पॉलिटिकल जंग। अजय सिंह को भी अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। अभय सिंह अगर इलाहाबाद से रिजाइन करके यहाँ आए तो वो कर लेंगे। पॉलिटिकल पावर में किसका टावर? हो जाती है जंग जैसी स्थिति जब एक दल दो फाड़ हो जाए, और इससे भी अहम ये तब हो जाता है जब एक ही परिवार में दो राजनीतिक दल बन जाएं, क्योंकि लड़ाई फिर जीत नहीं वर्चस्व की हो जाती है। और लगता भी ऐसा ही है। 9 दिसंबर 2018 को इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर नई पार्टी जेजेपी का जन्म हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक पॉलिटिकल पावर की फाइट डे नाइट चल रही है। एक तरफ अभय चौटाला ने जनता टीवी से खास प्रोग्राम में जेजेपी नेता और अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला को बड़ौदा में उतारने की चुनौती दी, तो वहीं अब दिग्विजय चौटाला ने भी चाचा पर पलटवार करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल का अब कोई भविष्य ही नहीं है। अगर कुछ गलतफहमी किसी को है तो वो बड़ौदा उपचुनाव में दूर हो जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भविष्य मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर आपको मीडिया के लोगों को कुछ गलतफहमी है भी, या वो जो दिखा रहे हैं, जो एक बबल और एक बलून फुला करके, तो उस पर सुई का काम बड़ौदा के इलेक्शन का रिजल्ट करेगा। इतना ही नहीं, दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल में वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, और ऐसे लोगों को वो जेजेपी में कभी शामिल ही नहीं करेंगे। जो थ्रू एंड थ्रू रिजेक्टेड लोग हैं सोसाइटी और पॉलिटिकली, वो लोग जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि बची ही नहीं, जो हर जगह से निग्लेक्टेड और थ्रोन आउट लोग हैं, अगर आप ये कहेंगे कि उनको हम जेजेपी में शामिल कर लें, ऐसे लोगों को हम जेजेपी में शामिल भी ना करें, वो लोग आज उनके साथ जुड़ रहे हैं। यानी भतीजे ने अपने चाचा पर न सिर्फ अटैक किया बल्कि उनका भविष्य भी तय कर दिया। हालांकि अभय चौटाला के बड़े भाई ने भी जनता टीवी से खास बातचीत में उन पर जोरदार पलटवार किया था। दिग्विजय चौटाला को बड़ौदा उपचुनाव लड़ाने के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अभय चौटाला रिजाइन करके बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो भी इसके लिए तैयार हैं। छोटे वाले का बहुत जिक्र है चुनाव लड़ने को। बाई इलेक्शन है, इसमें खाली नहीं जाने देना चाहिए। अभय सिंह अगर इलाहाबाद से रिजाइन करके यहाँ आए तो वो भी कर लेंगे। दो पॉलिटिकल पार्टियों में जुबानी जंग। बड़ौदा उपचुनाव में जनता किसके संग? अब प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव है तो दोनों दलों के सियासी स्वर मुखर हो गए और दंगल में विजयी दांव खेलने को तैयार हैं। बयान भी दोनों के आर पार हैं। पार जाएगी किसकी नाव समंदर से? कौन जीत पाएगा दिल बड़ौदा का अंदर से? कौन लहराएगा हल्के में पार्टी का झंडा? किसका उखड़ेगा डंडा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर हरियाणा में बीजेपी अपनी कार्यकारिणी दोबारा से गठन करने के बारे में सोच रही थी।
गठन कर भी चुकी है, तो जेजेपी में एक हफ्ते में अपनी टीम का ऐलान कर देगी। लेकिन कांग्रेस को कोरोना का डर सता रहा है। ये हमारा नहीं, कांग्रेस का ही कहना है। देखिए, कोरोना का पॉलिटिक्स में अड़ंगा। कोई कोरोना में चूर, कोई मशहूर, कोई कोरोना में ढेर, कोई शेर। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों की प्रदेश कार्यकारिणी की। दरअसल कोरोना काल में किसी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया तो कोई अभी करने वाला है। प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अभी तक अपनी टीम का गठन नहीं किया। इसको लेकर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तारीफ की और खूबसूरत संगठन करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी ने अपनी जो है पूरी टीम भी तैयार कर ली है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष चुना था, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस की ये टीम जो है तैयार नहीं हो पाई। किस तरीके से देखिए, मुझे लगता है कि हमारे बहुत अच्छे जो हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो ये कहते हैं कि वो उनका जो उनका मूल मंत्र है वो यही है कि गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट, कि अपना सबसे अच्छे से अच्छा देना और दूसरों से अच्छा ग्रहण करना। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत ही तीव्रता के साथ जो है संगठन में जो उसको बढ़ाने का काम किया और बहुत अच्छे तरीके से सभी जिलों के जिस तरह से जिला अध्यक्ष जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। हालांकि कांग्रेस कोरोना काल को संगठन तैयार ना हो पाने का कारण बताती है। हालांकि अभी 2018 के अंत में बनी प्रदेश की नई पार्टी जेजेपी ने भी न सिर्फ पहले कार्यकारिणी बनाई, बल्कि अब कुछ दिन पहले ही उसे भंग करके दोबारा से गठन करने का समय भी तय कर दिया है। एक हफ्ते के आधिकारिक समय में ये देखा जाए तो सिर्फ 5 दिन ही बाकी रह गए हैं। इन 5 दिनों में जननायक जनता पार्टी की भी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी बना दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रेसिडेंट्स को सब साथियों से राय करके और विभिन्न सेलों के संयोजकों को नियुक्त करने का काम करें, ताकि वो आगे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पार्टी के संगठन को खड़ा और मजबूती प्रदान करने का काम कर सकें। और अब जरा कांग्रेस की बात करें तो वो कोरोना के खौफ में मौन होकर बैठी है। कोरोना उसके लिए कहर बनकर आया है। ये हम नहीं कहते, उनके नेता कहते हैं कि वो कोरोना के कारण अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं कि संगठन हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में और आम लोगों में कितना उत्साह है। संगठन भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। कब तक इसकी घोषणा होगी? संगठन बनेगा। कोविड के कारण हम जरूर थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन संगठन भी बनेगा। सियासी गलियारे में पूरी सियासत सवारी जाती है, तो ये भी खाली नहीं जाने वाली, क्योंकि जब दूसरे अनुभवी दल और नई पार्टी ने भी कोरोना काल में अपनी टीम बनाई, तो फिर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाली कांग्रेस पर कैसे कोरोना का डर हो सकता है? सुना है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखने से कोरोना नहीं फैलता, मास्क लगाने से कोरोना नहीं होता, सैनिटाइज करने से कोरोना भाग जाता है। लेकिन जरा देखिए ना, ये वही तस्वीरें हैं जब कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। खुद कुमारी शैलजा नो की सड़कों पर उतरी थी। यानी कांग्रेस ने कोरोना ना रखते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई, और कार्यकारिणी की बात आई तो पार्टी को कोरोना की याद आई। यानी कुछ ना कुछ बात तो शायद है जो प्रदेश स्तर की टीम बनाने में रोड़ा बनी हुई है, और इसी से कुछ याद भी आ गया जो इस स्थिति पर शायद सटीक बैठे। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को ही बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो एक तरफ कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी पर काम भी करना शुरू नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब प्रदेश स्तरीय टीम को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए जमीन स्तर पर काम भी किया जा रहा है। कोरोना के बीच मजबूत होती बीजेपी, प्रदेश स्तरीय टीम में मजबूती पर काम। हरियाणा बीजेपी की तरफ से अब जिला स्तर पर संगठन तैयार करने के बाद प्रदेश स्तर की टीम में बदलाव कर और मजबूत करने की दिशा में काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए पार्टी की तरफ से
तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ लगातार प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। जिला स्तर की टीम तैयार करने के लिए धनखड़ जमीन पर जाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नब्ज टटोलते दिखे थे और अब वो फिर से स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं। कोरोना के आगे बेबस कांग्रेस, संगठन के लिए संघर्ष बाकी, फिर धनखड़ से मात खाएगी कांग्रेस। एक तरफ जहां धनखड़ ने कमान संभालते ही पार्टी की नई जिला स्तरीय टीम खड़ी करके कांग्रेस को मात दे दी, तो वहीं अब वो फिर से कांग्रेस को हराने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी करीब 10 से 15 दिनों में बीजेपी अपनी नई प्रदेश स्तरीय टीम भी बनाने वाली है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश स्तर तो छोड़िए, जिला स्तर पर भी काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि जब कांग्रेस से संगठन में नियुक्तियों को लेकर सवाल किया गया तो वो कोरोना का राग अलापते रहे। लेकिन सोचने लायक बात ये भी है कि कोरोना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी की नई टीम की बात करें तो ये कतई जरूरी नहीं है कि प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को बदला जाएगा। इसके लिए पार्टी कई पॉइंट्स पर नेताओं का चयन करेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी उसी नीति पर काम कर रही है जो मंत्री धनखड़ को आला कमान ने दिए थे। और कमान मिलने के बाद से वो पार्टी के हर बड़े नेता से भी इसलिए मुलाकात करते रहे हैं। और वो नीति है सबका साथ, यानी धनखड़ सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाकर ही बेहतर टीम तैयार करने के लिए चहलकदमी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के फाइनल ईयर के पेपर होंगे। जानकारी के मुताबिक सितंबर के आखिर तक परीक्षाएं हो जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस पक्ष में बात रखी और वो इसके पक्ष में भी हैं। हरियाणा में होंगे फाइनल ईयर के पेपर। सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होंगी परीक्षा। सितंबर के अंत तक पेपर कराने का प्लान। हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फाइनल ईयर के पेपर होंगे। जानकारी के मुताबिक सितंबर के आखिर तक परीक्षाएं हो जाएंगी। यह फैसला लिया गया हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला ने की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र के लिए पूरे जीवन ये डिग्री काम आनी है, इसलिए फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम होने चाहिए। बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर से पहले सभी रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, एग्जाम फाइनल ईयर होने चाहिए, जहां कोर्ट ने भी उसमें इसी प्रकार के दिशा निर्देश दिए कि होने चाहिए। और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय भी है कि जो फाइनल ईयर है उसके एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन में उसकी वही डिग्री काम आनी, बार बार जहाँ भी हो जाएगा तो वही उसके काम आनी। तो निश्चित तौर से एग्ज़ाम होने चाहिए। और जिस प्रकार से भी जिस प्रकार की उसमें ज़रूरतें पड़ेंगी तो सारों का हम पालन करेंगे। कंवरपाल गुर्जर का मानना है कि कोरोना संक्रमण के चलते सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता। एहतियात जरूरी है ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन अगर मामले बढ़ रहे हैं तो हरियाणा का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर की कक्षाओं में करीब 2 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनका परीक्षाओं में बैठने का प्रबंध किया जाएगा। कोरोना से बचाव का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान सभी एहतियात बरते जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि रिस्क तो अब कोरोना की वजह से सारा जीवन तो बंद नहीं कर सकते। अब ये नहीं पता कि कोरोना कितने टाइम तक रहेगा। कोई ऐसा नहीं निश्चित है कि कोरोना 1 महीने के बाद जाने वाला है, तो अभी आप 1 महीना और वेट कर लो। तो अब कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोरोना तो पता नहीं कब तक रहेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सारे काम रोक देंगे। ये सही बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में केस बढ़ रही है, सही है बात उनकी, पर यह भी सही बात है कि जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल इसके प्रति लापरवाह हो जाए। मेरा मानना ये है कि जो भी नियमों की बात कही है कि किस चीज़ का परहेज हमने करना है, किस प्रकार से हमने दूरी बना के रखनी जो है, उनका पालन करते घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस केवल उनका पालन करें और ठीक तरीके से काम करें। कोरोना के कारण छात्रों को ऑनलाइन भी पढ़ाया गया। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस को लगभग पूरा करा दिया गया।
जानकारी ये भी है कि सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने भी विश्वास दिला दिया है कि कोविड-19 के कारण केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के निर्देश दिए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में भ्रष्टाचार से जुड़े 100 से ज्यादा मामले सालों से लंबित पड़े हैं। इंतजार है कि कब उनकी जांच प्रक्रिया पूरी होगी और कब भ्रष्टाचारियों को उनके किए की सजा मिलेगी। सरकार कोशिश में तो रही है कि व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके, लेकिन कुछ अधिकारी उसकी इन कोशिशों में पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से जुड़े मामले पिछले 5 सालों से जांच प्रक्रिया में ही अटके हुए हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों के नट बोल्ट कसे जाने वाले हैं। लंबे समय से जिन भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के मामले जांच की बेहद धीमी रफ्तार की वजह से लटके पड़े हुए हैं, उन्हें लेकर अब गंभीरता दिखाई जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव केशन आनंद अरोड़ा ने ऐसे ही लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे, धीमी गति से जारी जांच का स्टेटस जानने के लिए 11 सितंबर को सभी विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक 10 विभागों के 110 मामलों की जांच लंबे समय से लटकी हुई है। इनमें से अनेकों मामले ऐसे भी हैं जो 2 से लेकर 5 साल तक पुराने हैं, फिर भी उनकी जांच अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि सरकार अलग अलग मामलों में जांच की धीमी रफ्तार से खफा है। ऐसे में प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इस पर खुद संज्ञान लिया है। इसे लेकर उन्होंने 11 सितंबर को एक विशेष बैठक भी बुलाई है। सरकार के आदेश के मुताबिक इस बैठक में लंबित मामलों की जांच की समीक्षा की जाएगी। अलग अलग विभागों में जो मामले लंबित पड़े हैं उनमें HSIIDC, वाणिज्य और उद्योग विभाग के 10 मामले, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के 5 मामले, सहकारिता विभाग के 12 मामले, गृह विभाग के 3 मामले, कृषि विभाग के 15 मामले, ऊर्जा विभाग के 10 मामले, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 9 मामले, विकास एवं पंचायत विभाग के 31 मामले, सिंचाई विभाग के 4, राजस्व विभाग के 2 मामले, जबकि शहरी स्थानीय निकाय से जुड़े 9 मामलों की जांच अब भी प्रक्रिया में ही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले जो धीमी रफ्तार से चल रही जांच प्रक्रिया में हैं, उनमें एक ही परिवार के सदस्यों को प्लॉट आवंटन, फर्जी उत्पादन दिखाना, सिविल निर्माण के कार्यों में अनियमितता, आय से ज्यादा संपत्ति, रिश्वत, बिलों में 6% GST घोटाला, मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां लिखना और जन शिकायतों का रिकॉर्ड नष्ट करने जैसे अनेकों मामले शामिल हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े ये गंभीर मामले हैं, लेकिन शायद इन्हें उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा जैसा लिया जाना चाहिए था। कुछ मामले तो 5-5 सालों से जांच प्रक्रिया में ही हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि ऐसी व्यवस्था में प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन के सपने पूरी तरह कैसे सिरे चढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको दिखाया कि प्रदेश में सियासत की हलचल क्या है और किस तरीके से पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।